भोपाल शहर की नई आबादी शुरू हो गई थी। बाजार खुले खुले थे। दोनों जानिब नई इमारतें और दुकानें थीं। एक शॉपिंग सेंटर भी दिखाई दिया। एक ऊंचे मीनारों वाली मस्जिद भी दिखाई दी। ऑटो रिक्शा एक नई कॉलोनी के दरमियान से गुजर रहा था। दोनों जानिब निस्बतन बेहतर किस्म के कोठी नुमा क्वार्टर बने हुए थे। हर क्वार्टर के आगे छोटा बागीचा था जहां दरख्त खड़े थे। उसके बाद एक दूसरी कॉलोनी आ गई। यहाँ दुलारी ने ड्राइवर से कहा, अगले चौक से बाएं जानिब हो जाना। अगले चौक से रिक्शा बाएं जानिब एक खामोश और छोटी सड़क पर आ गया। यहाँ छोटे छोटे कोठी नुमा मकान थे। दुलारी ने एक मकान के आगे रिक्शा रुकवा लिया। वो रिक्शे से उतर गए। दुलारी ने रिक्शे वाले को 500 का नोट निकाल कर दिया। उसने कहा, मेरे पास छुट्टा नहीं है। इमरान ने कहा, मैं देता हूँ, नोट तुम अपने पास रख लो। इमरान ने रिक्शे वाले को किराया अदा किया। रिक्शा आगे निकल गया। दुलारी ने एक मकान की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरा घर है, यहाँ मैं अपनी मौसी के साथ रहती हूँ। जिस मकान की तरफ दुलारी ने इशारा किया था वो एक मंजिला कोठी नुमा मकान था। 8-10 मरले का मकान था। छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था जिसके आगे तंग बागीचा था जहाँ घास उगी हुई थी और एक तरफ फूलदार गमलों की कतार थी। सामने एक छोटा सा बरामदा था। बरामदे में आने के बाद दुलारी ने इमरान से कहा, यहाँ अपने आप को मुसलमान जाहिर न करना। मैं तुम्हें जिस नाम से बुलाऊंगी वही तुम्हारा नाम होगा। मकान के बाहर कोई नेम प्लेट नहीं थी। एक कॉल बेल थी। दुलारी ने उसका बटन 1-2 बार दबाया। मकान के अंदर से घंटी बजने की दबी दबी आवाज सुनाई दी। दूसरी बार घंटी देने के बाद अंदर से दरवाजे की चिटखनी खोलकर एक अधेड़ उम्र नौकरानी ने दरवाजा खोलकर दुलारी को देखा और खुश होकर बोली, बीबी जी आप? दुलारी ने पूछा, मौसी घर पर ही हैं क्या? नौकर ने कहा, घर पर ही हैं बीबी जी, और आगे से हट गई। दुलारी इमरान को लेकर अंदर दाखिल हो गई। नौकरानी ने पीछे दरवाजा बंद करके चिटखनी लगा दी। ये एक छोटा सा डाइनिंग रूम था जो बड़े सलीके से सजा हुआ था। दुलारी ने इमरान से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं मौसी को तुमसे मिलाती हूँ। दुलारी सामने वाले दरवाजे का पर्दा हटाकर दूसरे कमरे में चली गई। दूसरे कमरे में शायद कैसेट प्लेयर लगा हुआ था। लता मंगेशकर के किसी फिल्मी गाने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। इमरान ने ड्राइंग रूम का जायजा लिया। सजावट का सारा सामान और फर्नीचर कदरे कीमती मालूम हो रहा था। फर्श पर कालीन भी बिछा था। कोने वाली तपाइयों पर टेबल लैंप भी रखे हुए थे। हर टेबल पर बिलोर का एक एक एस्ट्रे भी था। दरवाजों पर गुलाबी रंग के रेशमी पर्दे थे। एक कोने की तपाई पर एजेंटा की एक मशहूर मूर्ति का कमर्शियल मुजस्मा रखा हुआ था जिसमें पुराने जमाने की एक देवदासी को नृत्य करते हुए उरिया हालत में दिखाया गया था। सोफों के दरमियान शीशे की सतह वाली कॉफी टेबल पर बिलोर के एक गुलदान में प्लास्टिक के कीमती फूलों का एक गुलदस्ता सजा हुआ था। मेंटल पीस पर मिट्टी की मुख्तलिफ देवदासियों की छोटी छोटी उरिया मूर्तियां सजी हुई थी। मेंटल पीस के ऊपर दीवार पर कृष्ण कन्हैया की एक शीशे में जुड़ी हुई तस्वीर थी। उस तस्वीर में कृष्ण कन्हैया को मुरली बजाते हुए नीम उरिया गोपियों के साथ रक्स करते दिखाया गया था। तस्वीर के बिल्कुल नीचे तांबे की प्लेट में गेंदे के 2-4 फूल पड़े थे और आधा जला हुआ लोबान भी था। ड्राइंग रूम की फजा में किसी परफ्यूम की हल्की हल्की खुशबू बसी हुई थी। ये ड्राइंग रूम मुतवस्सत तबके के किसी खाते पीते हिंदू घराने का ड्राइंग रूम लग रहा था। जिस मुलाजिमा ने दरवाजा खोला था वो चाय का सामान ट्रे में रख कर ले आई। ट्रे कॉफी टेबल पर रखने के बाद वो चली गई। इतने में दुलारी अपनी मौसी के साथ अंदर आई। उसकी मौसी उधेड़ उम्र की सीधी सादी सी हिंदू औरत थी। माथे पर तिलक लगा हुआ था लेकिन होंठों पर पान की लाली थी और आंखों में एक खास किस्म की बेबाकी सी थी। उसकी नजरें किसी चीज पर ज्यादा देर नहीं ठहरती थी। इमरान को चेहरा शनासी का उतना तजुर्बा नहीं था लेकिन उस औरत में उसे एक अनोखी सी बात महसूस हुई। दुलारी ने कहा, मौसी ये चंद्रपाल जी हैं, दिल्ली में इनका कपड़े का बिजनेस है, दिल्ली जा रहे थे। मैंने कहा कुछ देर के लिए हमारे यहाँ ठहर जाएं। इस नौयत के तारुफ से इमरान को कुछ हैरत भी हुई कि दुलारी महज पहली मुलाकात में एक अजनबी को अपने घर ले आए हैं। अपनी मौसी को उसने यही कहा था। यहाँ पहली बार इमरान को उस घर के माहौल पर एक शक सा पड़ गया कि ये दूसरे किस्म का घराना है। मौसी को इमरान ने हिंदू बनकर प्रणाम किया। दुलारी ने इमरान को यही कहा था कि मैं तुम्हें मौसी के आगे हिंदू जाहिर करूंगी। मौसी ने दुलारी से कहा, तुम बैठकर चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ। फिर उसने इमरान से पूछा, चंद्रपाल जी आप क्या पीना पसंद करेंगे? घर में इस वक्त बियर ही है, रात के लिए तो विस्की आ जाएगी, लेकिन अगर आप दोपहर को विस्की पीना पसंद करते हैं तो वो भी आ सकती है। इमरान ने दुलारी की तरफ देखा। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। पर्दा उठ गया था और इमरान के सामने हर शय वाज़ेह हो गई थी कि ये घराना किस किस्म का है। दुलारी ने मौसी से कहा, मौसी इस वक्त बियर ही ठीक रहेगी।
उसकी मौसी चली गई। इमरान को दुलारी से पूछने की जरूरत बाकी नहीं रही थी कि उस घर का माहौल किस किस्म का है। एक लम्हे के लिए इमरान को ख्याल आया कि भारत के अक्सर घरानों में बियर और शराब वगैरह मेहमानों को आम पेश की जाती है, मगर ये जरूरी नहीं होता कि उन घरानों का माहौल भी खराब हो। लेकिन दुलारी की मौसी के घर से एक और ही तरह की खुशबू आ रही थी। इमरान ने सोच लिया कि वो शाम का अंधेरा होते ही दिल्ली की तरफ रवाना हो जाएगा। उसे दुलारी के घर में रात बसर करने की कोई जरूरत नहीं। दुलारी चाय बना रही थी। कहने लगी, तुम अगरचे मुसलमान हो मगर भारत के शहरी हो, इसलिए तुम्हें शराब और बियर वगैरह के चक्कर पर हैरत नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें हमारे समाज में आम चलती हैं। इमरान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे क्यों हैरत होगी। दुलारी ने चाय बनाकर इमरान को दी तो उसने पूछा, भोपाल से रात के वक्त भी कोई गाड़ी दिल्ली जाती है? दुलारी कहने लगी, मैं तुम्हें अभी स्टेशन पर जाने का मशवरा नहीं दूंगी। इमरान ने चाय का घूंट भरते हुए पूछा, क्यों? दुलारी ने कहा, मौसी ने बताया है कि हमारी कॉलोनी में कल रात 2 कश्मीरी कमांडो पुलिस ने पकड़े हैं, 2 फरार हो गए हैं। पुलिस ने इस सारे इलाके की नाकाबंदी कर रखी है। अगर तुम यहाँ से निकले तो पुलिस तुमसे जरूर पूछगिछ करेगी। अगर तुम उनके जवाब दे सकते हो तो बेशक चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे वारंट जारी करवा रखे हैं और पुलिस तुम्हारी तलाश में है। इमरान इन हालात में कैसे बाहर निकल सकता था? उसने कहा, तुमने अच्छा किया मुझे बता दिया, मुझे ये खतरा मोल लेना नहीं चाहिए। दुलारी कहने लगी, यहाँ तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी और फिर मेरे होते हुए तुम्हें कैसे कोई तकलीफ पहुंच सकती है। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रहो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इमरान दुलारी के खुफिया अजाइम को भांप गया था कि उस औरत की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो उस घर में फिलहाल छुपे रहने के लिए मजबूर था। दुलारी ने प्याली मेज पर रखते हुए कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाई देती हूँ। वो उसे मकान के एक अकबी कमरे में ले गई। ये एक दरमियाने साइज का कमरा था जिसमें एक पलंग था। पलंग पर बिस्तर लगा हुआ था। यहाँ भी कोने में एक उरिया देवदासी का बुत रखा हुआ था। हिंदू कल्चर में इस किस्म की उरिया मूर्तियों को उरिया नहीं समझा जाता, बल्कि उनको तकद्दुस की निगाह से देखा जाता है। उस कमरे में कृष्ण कन्हैया की कोई तस्वीर नहीं थी। मेंटल पीस के ऊपर दीवार पर किसी यूरोपीय मुसव्विर की तस्वीर थी। यह बड़ा आरामदेह बेडरूम था। उसके अंदर ही गुस्लखाना था। उस घर में दुलारी, उसकी मौसी और मुलाजिमा के सिवा अभी तक और किसी इंसान की शक्ल नजर नहीं आई थी। दोपहर का खाना एक मेज पर लगा हुआ था। बियर की 3-4 बोतलें भी रखी थी। दुलारी ने इमरान के ग्लास में बियर डालनी चाहिए तो इमरान ने कहा, थैंक यू, मैं ये कुछ नहीं पिया करता। दुलारी ने वो ग्लास अपने आगे कर लिया और मौसी से कहा, मौसी, चंद्रपाल जी विष्णु हैं, ये सोमरस और गोश्त को हाथ नहीं लगाते। मौसी हंस दी। इमरान ने खाने में सिर्फ सब्जी वगैरह ही खाई। खाने के बाद दुलारी ने इमरान से कहा, चंद्रपाल जी आप कुछ देर के लिए सो जाएं, सफर के बहुत थके होंगे, और खुद अपनी मौसी के साथ दूसरे कमरे में चली गई। इमरान पलंग पर लेट गया और सोचने लगा कि पुलिस की नाकाबंदी तोड़ने की क्या तरकीब हो सकती है, मगर यह काम खतरनाक था और उसके पकड़े जाने का इम्कान था। उसने यही फैसला किया कि वो आज की रात और कल का दिन यहीं रह जाएगा। कल शाम तक पुलिस जा चुकी होगी। यही सोचते सोचते उस पर गुनूदगी तारी होने लगी। वो सख्त थका हुआ था। गुज़श्ता रात भी वो नहीं सो सका था। अब दोपहर को खाना खाने के बाद जो सोया तो शाम को उसकी आंख खुली। इस दौरान दुलारी उसे 2-3 बार आकर देख गई थी। शाम को आई तो इमरान जाग रहा था। दुलारी ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोली, मैंने तुम्हें जगाया नहीं, मैं चाहती थी कि तुम पूरा आराम कर लो। पुलिस अभी तक इलाके में ही बैठी है, मैं खुद जाकर देख आई हूँ। अभी तुम्हारा बाहर निकलना मुनासिब नहीं। आओ पिछले कमरे में बैठकर चाय पीते हैं। मकान का अकबी बरामदा छोटा सा था। वहां बड़ी खामोशी थी। सामने अहाते की दीवार पर फूलदार बेल चढ़ी हुई थी। नौकरानी वहां चाय ले आई। वो चाय पीने लगे। दुलारी ने कहा, दिल्ली जाकर क्या मैं तुम्हें याद आऊंगी? इमरान को अभी उस औरत दुलारी की खुशनुदी की जरूरत थी। वो अभी उसके आगे मनमानी नहीं कर सकता था। इमरान ने कहा, क्यों नहीं, जब भी उस तरफ आना हुआ तुम्हें मिलने यहाँ जरूर ठहर जाया करूंगा। दुलारी बोली, मैंने तो तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि तुम मुझे पसंद हो। मुझे पहली ही नजर में तुम अच्छे लगे थे। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ इस बारे में ना तुमने मुझे कुछ बताया है और ना ही मैंने तुमसे कुछ पूछने की जरूरत महसूस की है, क्योंकि तुम अगर मुझे पसंद न भी करो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी पसंद यकतरफा है और मेरी अपनी पसंद है। इसमें किसी दूसरे को दखल देने की जरूरत नहीं। दुलारी उसी तरह प्यार मोहब्बत के मुकालमे बोलती रही। इमरान हूं हां करता रहा। मौका महल के मुताबिक दुलारी के हक में 2-3 जुमले वो भी तायद और हिमायत में बोल देता। वो ऐसा करने पर मजबूर था।
रात को खाने की मेज पर बियर के साथ विस्की की बोतल भी पड़ी थी। इमरान ने तो कुछ न पिया, दुलारी ने थोड़ी सी बियर पी और उसकी मौसी ने एक पैग विस्की का खाने के साथ पिया। खाने के बाद दुलारी इमरान को उसके बेडरूम में ले आई और कहने लगी, कुछ देर बाद 1-2 मेहमान आने वाले हैं, तुम बेशक बेडरूम में आराम करना, मैं हो सका तो मेहमानों के जाने के बाद तुम्हें गुड नाइट कहने आऊंगी। वो चली गई। इमरान बिस्तर पर आकर नीम दराज हो गया और सोचने लगा कि ये मेहमान कौन हो सकते हैं जो खाने के टाइम के बाद आ रहे हैं। खैर, उसने उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत महसूस न की और पलंग के साथ लगे किताबों के शेल्फ में से एक किताब निकाल कर पढ़ने लगा। ये अंग्रेजी का कोई नॉवल था, बेहद फहुश और गंदा नॉवल था। इमरान ने उसे बंद करके वापस शेल्फ में रख दिया और एक फिल्मी रिसाला देखने लगा। फिल्मी रिसाले की तस्वीर भी कुछ कम फहुश नहीं थी। असल में आजादी मिलने के बाद भारत की नौजवान नस्ल मादर पिदर आजाद हो गई थी और ये फहाशी उनकी ऊंची सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुकी थी। इमरान की नींद उससे दूर हो गई थी। उसने एक बार टेबल लैंप बुझाकर सोने की भी कोशिश की, मगर उसे नींद न आई। दोबारा टेबल लैंप जलाकर अंग्रेजी का अखबार पढ़ने लगा। उसकी वजह शायद ये थी कि वो सारा दिन सोता रहा था। अखबार खत्म हो गया तो उसने शेल्फ में से अंग्रेजी का एक जासूसी नॉवल निकाल कर पढ़ना शुरू कर दिया। रात गुजरती जा रही थी। उसने दीवार पर लगी घड़ी को देखा। रात के 10:30 बज रहे थे। अचानक उसे हारमोनियम बजने की आवाज सुनाई दी। पहले तो वो समझा कि साथ वाले घर में कोई हारमोनियम बजाने लगा है। अब हारमोनियम के साथ तबले की भी 1-2 आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई तबले को सुर कर रहा हो। इमरान ने गौर किया तो ये आवाजें दुलारी के मकान से आ रही थीं। तब इमरान ने सोचा कि मुमकिन है दुलारी कोई भजन कीर्तन शुरू करने वाली है। वो किताब पढ़ने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर के बाद बाहर 2 गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई दी। फिर कुछ आदमियों के हल्के हल्के कहे सुनाई दिए। इमरान समझ गया कि दुलारी के मेहमान आ गए हैं। उसने कहा था कि आज हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं। इमरान नॉवल पढ़ने में मसरूफ हो गया। जासूसी नॉवल बड़ा दिलचस्प था। इमरान पूरी तवज्जो से पढ़ रहा था। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि घुंघरुओं की झनकारें सुनाई दी। इमरान की तवज्जो किताब से हट गई। उसने सोचा कि भजन कीर्तन के साथ इस तरह घुंघरुओं के छनाके उसने कभी नहीं सुने। ये किस्सा क्या है? इमरान ने अपने कान उन आवाजों पर लगा दिए। आवाज उतनी ऊंची नहीं थी, दबी दबी सी थी। लगता था ये सब कुछ मकान के किसी बंद कमरे में हो रहा है। थोड़ी देर के बाद हारमोनियम और तबले की थाप पर मुजरे की धुन शुरू हो गई। इमरान के कान खड़े हो गए। उसके साथ ही घुंघरुओं की झनकार के साथ किसी ने रक्स करना शुरू कर दिया। फिर किसी औरत की ठुमरी गाने की बड़ी सुरीली आवाज आने लगी। अब इमरान के लिए बिस्तर पर पड़े रहना मुश्किल था। उसने किताब एक तरफ रखी, पलंग से उतरकर दूसरे कमरे में गया और दबे पांव सामने वाले बंद दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने लगा। ठुमरी मुजरे की आवाज उसी कमरे से आ रही थी। वो कोई ऐसी दर्ज तलाश करने लगा जहां से वो अंदर झांक सके। बहुत जल्द उसे दरवाजे के दरमियान वो दर्ज मिल गई। उसने दर्ज के साथ आंख लगाकर दूसरी तरफ देखा। दूसरे कमरे में राजा इंद्र का दरबार लगा था। दीवारों पर रेशमी पर्दे गिरे हुए थे। कालीन पर गाव तकिए लगे थे। 3 तमाशबीन किस्म के खुशपोश और अधेड़ उम्र लोग तकियों का सहारा लिए बैठे थे। उनके हाथों में शराब के गिलास थे। सामने एक जानिब गाव तकियों के पास दुलारी की मासी बैठी थी। पानदान उसके सामने रखा था और वो पान लगा लगा कर खा रही थी। एक तरफ साजिंदे बैठे थे। दरमियान में दुलारी जर्क बर्क लिबास में मलबूस, जबरदस्त मेकअप किए, ठुमरी गाते, नरत करते हुए मुजरा करने में मशगूल थी। इमरान को दुलारी पर शक तो वहीं खंडर में ही उसकी बातें सुनकर पड़ गया था, लेकिन मामला उसकी तवक्कुआत से बढ़कर निकला। उसे चोरी छुपे ज्यादा देर तक तांग झांक करने की जरूरत नहीं थी। जो कुछ उसने मालूम करना था वो उसे मालूम हो गया था। चुनाचे इमरान दरवाजे से हटकर बेडरूम में आकर बिस्तर पर लेट गया। इमरान के दिल में दुलारी का कोई मर्तबा कम नहीं हुआ था। उसने दुलारी के बारे में जो कुछ सोचा था वो बिल्कुल वैसी ही निकली थी, बल्कि उससे 2 कदम आगे ही थी। हकीकत यह है कि उस मकाम की औरत ही इमरान को पुलिस के चुंगल से निकाल कर ला सकती थी। दुलारी बड़ी दलेर और इंतहाई साफगो औरत थी। हो सकता है ये जुर्रत और बेबाकी उसके पेशे ने उसमें पैदा कर दी हो, लेकिन इमरान को इस मौजू पर ज्यादा गौर फिक्र करने की उतनी जरूरत नहीं थी। उसे कुछ नींद भी आने लगी थी। उसने किताब एक तरफ रखी, टेबल लैंप ऑफ किया और बिस्तर पर दराज होकर आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ गई। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कितनी देर तक सोया रहा था कि किसी ने आहिस्ता से उसका शाना हिलाया। उसने आंखें खोली तो उसे बेडरूम की धुंधली रोशनी में अपने ऊपर झुका हुआ दुलारी का चेहरा दिखाई दिया। वो जल्दी से उठा। दुलारी पीछे हट गई। दुलारी के रेशमी लिबास में से कीमती परफ्यूम की लहरें उठ रही थीं।
उसने पूरा मेकअप किया हुआ था। दुलारी ने टेबल लैंप रोशन किया। वो मुस्कुरा रही थी। टेबल लैंप की रोशनी में इमरान ने दुलारी को देखा तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुलारी बहुत हसीन औरत है। वो कहने लगी, मुझे देखकर हैरान तो नहीं हुए? इमरान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ इस बात पर हैरान हुआ हूं कि तुम बहुत खूबसूरत हो। पहले इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। दुलारी पलंग के सामने दीवार के साथ लगे हुए सोफे पर बैठ गई। उसने पर्स में से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकालकर एक सिगरेट सुलगा लिया। इमरान ने कहा, ये सिगरेट तुमने कब से पीने शुरू कर दिए? दुलारी बोली, जिस रात मुझे मुजरा करना होता है उस रात मैं सिगरेट भी पीती हूँ और विस्की भी। इमरान ने कहा, तो क्या तुमने विस्की भी पी रखी है? दुलारी ने सिगरेट का हल्का सा कश लगाकर कहा, अभी नहीं पी। मेहमानों ने बहुत मजबूर किया मगर मैंने नहीं पी। सोचा तुम्हारे पास आकर पीऊंगी। इमरान ने कहा, वो क्यों? तुम्हें तो मालूम ही है कि मैं इन चीजों को हाथ नहीं लगाता। दुलारी बोली, मैं तुम्हें कब कह रही हूँ कि तुम भी मेरे साथ पीना? मैं तुम जैसे आदमियों को पिलाकर विस्की जाया नहीं करना चाहती। मैं खुद पीऊंगी, बस मेरी यही ख्वाहिश थी कि तुम्हारे सामने बैठकर पीऊं। जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं जिन मेहमानों के सामने मुजरा करके आ रही हूँ उनमें से मुझे एक भी अच्छा नहीं लगता। ये मेरा पेशा है। मैं अपने पेशे से मजबूर हूँ। मैंने उनके साथ विस्की नहीं पी इसलिए कि तुम मेरे मकान पर मौजूद थे। दुलारी उठकर दूसरे कमरे में गई। इमरान को दूसरे कमरे की अलमारी की आवाज सुनाई दी। उसने दिल में सोचा कि जिस मकान में उसने पनाह ले रखी है, अब इस किस्म की नापसंदीदा हरकतें उसे बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी। 1-2 दिन की बात है। इस दौरान पुलिस नाकाबंदी उठा लेगी। फिर वो दुलारी को खुदा हाफिज कहकर दिल्ली अपने मिशन पर रवाना हो जाएगा। फिर दुलारी से जिंदगी में कभी बात हो या ना हो उसे उसकी परवाह नहीं थी। दुलारी कमरे में दाखिल हुई तो उसके एक हाथ में विस्की की छोटी बोतल और दूसरे हाथ में ग्लास और एक थर्मस थी। उसने इमरान के बेडरूम में आकर दरवाजा बंद कर दिया। थर्मस, विस्की की बोतल और ग्लास मेज पर रख दिया और कहा, तुमने यकीनन मेरे मुजरा करने और गाने की आवाज सुनी होगी। मैं कोई इतना अच्छा नहीं गाती, अभी उस्ताद से सीख रही हूँ, लेकिन डांस मैं बड़ा अच्छा करती हूँ। एक बात मैं तुम्हें बता देना जरूरी समझती हूँ, मैं कोई आम तवाइफ नहीं हूँ, अच्छे घराने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। बस हालात ने मुझे इस रास्ते पर डाल दिया है। अगर कभी मेरी कोई लड़की पैदा हुई और मैं उसकी इस माहौल से अलग तरबियत न कर सकी तो वो जरूर तवाइफ बन जाएगी। लेकिन मैं बाजार में बैठने वालियों की तरह की तवाइफ नहीं हूँ। जो लोग मेरा गाना सुनने आते हैं उनका ताल्लुक भी भारत सरकार के आला महकमों से है। ये सभी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर हैं और हुकूमत के बड़े ऊंचे ओहदों पर लगे हुए हैं। वो भी यहाँ बड़ी राजदारी से आते हैं। यूं समझ लो कि मेरा सारा धंधा प्राइवेट तौर पर चल रहा है, मगर मुझे सारा माहौल तवाइफों वाला बनाना पड़ता है। ऐसा न करूं तो इन शरीफ तमाशबीनों की तस्कीन नहीं होती। इमरान बड़े गौर से दुलारी की दिलचस्प गुफ्तगू सुन रहा था। इस दौरान उसने ग्लास में अपने लिए विस्की डालकर उसमें थर्मस में से बर्फ वाला पानी निकाल कर डाला। सिगरेट उसने एस्ट्रे में मसल दिया था। ग्लास हाथ में लेकर उसने इमरान की तरफ देखा और बोली, मेरी जिंदगी में तुम ऐसे पहले मर्द हो जिसको मैंने पसंद किया था। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, बस मेरे लिए सारी जिंदगी के वास्ते यही काफी है। तुम मुझे मिलो या ना मिलो, मगर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुम किसी गुरूर में न पड़ जाना। ये एक इत्तेफाक है कि मेरी रूह, मेरी आत्मा मोहब्बत की, प्रेम की जो तस्वीर करोड़ों जन्मों का सफर करती हुई मेरे जिस्म के अंदर लेकर आई थी, वो तस्वीर तुमसे मुकम्मल हो गई है। दुलारी ने रुक कर विस्की के 3-4 घूंट हलक में उतारे और बगैर मुंह बनाए कहने लगी, तुम मुसलमान हो, तुम्हारे धर्म में ये चीज हराम है, मगर मैं हिंदू हूँ। हमारे सारे देवता, सारे गुरु आकाश के बादलों में बैठे शराब पीते हैं। वो इसे सोमरस कहते हैं, मैं इसे स्कॉच विस्की कहती हूँ। ये मत समझना कि मैं इस चीज की आदी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं जब चाहती हूँ, जब मेरा दिल चाहता है तब पीती हूँ। इमरान सोच रहा था कि ये औरत अब उसे सोने नहीं देगी। बस आज की रात उसकी किस्मत में जितनी नींद लिखी थी वो उसने सोकर पूरी कर ली है। अब बाकी की सारी रात उसे उस औरत की बातें सुननी पड़ेंगी। इमरान उस औरत का एहसानमंद भी था। उसने अपने आप को बाकी की रात उसकी बातें सुनने के लिए तैयार कर लिया। दुलारी देखते देखते विस्की के 2 बड़े पैग पी गई। नशा चढ़ गया था, मगर उसने अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा। उसकी बातें कम से कम उस वक्त तक बेरब्त नहीं हुई। वो बिल्कुल ठीक बातें कर रही थी। उसने नया सिगरेट सुलगा लिया, कहने लगी, मेरा जिस्म अगरचे कमजोर है, मगर मेरी आत्मा, जिसे तुम मुसलमान रूह कहते हो, बड़ी ताकतवर है। आत्मा ताकतवर हो तो वो कमजोर जिस्म को भी ताकतवर कर देती है। सोमरस का तीसरा भरा हुआ ग्लास चढ़ाने के बाद दुलारी बहक गई। उसकी गुफ्तगू बेरब्त होने लगी। आसमानों की बात करते करते वो अचानक जमीन पर आ जाती। तीसरे जुमले के बाद वो भूल जाती कि वो किस मौजू पर बात कर रही थी, मगर उसने अभी तक कोई गैर शाइस्ता हरकत नहीं की थी।
कहने लगी, अभी इलाके में पुलिस बैठी हुई है, कल या परसों वो चली जाएगी, उसके बाद तुम भी चले जाओगे और फिर मैं कभी किसी के सामने बैठकर विस्की नहीं पीऊंगी। मैंने जीवन में बड़े पाप किए हैं, सारे के सारे मेरे पाप मेरा पीछा कर रहे हैं। शायद मैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए, उनको भुलाने के लिए सोमरस पीती हूँ। भगत कबीर एक शायर गुजरा है, वो कहता है कि गुनाहों का ये दाग सिर्फ उस वक्त ही मिटेगा जब भगवान मुझे माफ कर दे। उसके साथ ही दुलारी की आंखों में आंसू आ गए। इमरान को दुलारी की बहकी बहकी बातों और भगत कबीर की शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चाहता था कि दुलारी अब अपने कमरे में जाकर सो जाए ताकि वो भी थोड़ी सी नींद ले ले। उसने दुलारी से कहा, मेरा ख्याल है अब तुम्हें आराम करना चाहिए। वो इमरान की तरफ देखकर मुस्कुराई, कहने लगी, तुम समझते हो कि मैं बहक रही हूँ? ऐसी बात नहीं है, मुझे अपने गुनाह याद आ गए हैं। अब मैं अपने कमरे में जाकर सुबह तक अपने भगवान से रो रो कर प्रार्थना करूंगी कि वो मेरे पाप माफ कर दे। उसके बाद बोतल, गिलास और थर्मस वहीं मेज पर पड़ी रहने दी और सिगरेट का पैकेट उठाकर वो कमरे से निकल गई। इमरान उस औरत को समझ न सका। हकीकत ये थी कि उसे इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि वो उसे समझने में अपना सर खपाए। वो जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलकर दिल्ली हाजी साहब के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। उसे कम से कम एक दिन और वहां गुजारना था। उसने टेबल लैंप ऑफ किया और लेट कर आंखें बंद कर ली। दोस्तों, आप सबके बेहद इसरार पर हम इस्लामी कहानियां शुरू करने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जिसकी फरमाइश है वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान है। इस्लाम के बहादुर जर्नैल की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।